गुड इवनिंग। चलते हैं बायोलॉजी में। हम जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, लगभग प्लास्टिक ख़त्म कर दिए थे, जिसमें हम बताए थे कि हरित लवक के अंतर्गत जो हम कहते हैं भोजन का निर्माण होता है कौन, पेड़ पौधा जो हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ करता है, तो भोजन का निर्माण करता है, जिसमें पत्ती तथा तना दोनों में पाया जाता है कौन, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। जिसमें इसमें जो पूछता है आपका इंग्लिश भी पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरित लवक के अंतर्गत ही जो पेड़ पौधे यानी पत्तियों और तना दोनों में पाया जाता है। हरित लवक ही जो है पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण करता है कौन, तो हरित लवक, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। यह जो रंग इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसी से पता चल रहा है अवर्णित, जिसमें यानी वर्ण यानी कि जिसमें रंग नहीं होता है। तो ये भोजन का संग्रह करने का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक। यह यानी भोजन का संग्रह जिसमें रंग नहीं रहेगा, यानी रंग किसमें नहीं रहेगा, तो जड़ के, यानी इसी तरह से यानी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे के जड़ में यानी अवर्णित लवक पाया जाता है, जड़ और फल में, क्योंकि फल में भी पाया जाता है, जड़ और फल में अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट। भोजन का निर्माण कौन करता है, तो अवर्णित लवक। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है कौन, तो वर्णित लवक। वर्णित लवक जो है रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक का काम क्या चीज़, रंग प्रदान करना। यहाँ तक हम कल पढ़ा दिए थे, आपको रिवाइजिंग कर देते हैं। जिसमें टमाटर हम बताए थे, टमाटर आपको लाइकोपेज, टमाटर और मिर्च में, टमाटर में यानी लाल रंग और मिर्च में हरा रंग, किसके कारण, तो लाइकोपेज के कारण। गाजर में जो उसका रंग होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग किसके कारण, तो विटामिन के कारण। फलों का रंग किसके कारण, तो जेंथोफिल के कारण होता है। आपका फलों का रंग किसके कारण, यानी उसका रंग जो निर्धारित होता है, तो जेंथोफिल के कारण, जो कि हमको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आपको हम पढ़ा दिए थे। राजधानी लगभग वैक्यूल भी आपको हम पढ़ा दिए थे, पूरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जो कि हम यहाँ चल रहे थे आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर जो हम बता दिए थे लगभग, जिसमें हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वह छोटा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर नहीं बताए थे, सॉरी यार, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अंतर हम नहीं बताए थे। जिसमें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम पहले पढ़ा दिए थे, जिसमें प्रोकैरियोटिक में बताए थे कि प्रोकैरियोटिक जो है 70s में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और 80s पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। ये दोनों किसका है, तो राइबोसोम का भाग है। राइबोसोम कितना प्रकार के पाया गया था, 2 प्रकार के, 80s और 70s राइबोसोम। जिसमें कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जो छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो जीव जंतुओं में पाया जाएगा तो लगभग बड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य में भी यूकैरियोटिक होता है, तो यानी मनुष्य वगैरह कितना बड़ा हो जाता है। और प्रोकैरियोटिक छोटा, मतलब कि जैसे कि आप कोरोना देखिएगा, कोरोना यानी बहुत, जो कि हम सूक्ष्म आँखों, मतलब आँखों से हम नहीं देख सकते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह से हम देख सकते हैं किसको, तो कोरोना वगैरह को। यही यानी कि प्रोकैरियोटिक में श्वसन यानी जीवद्रव से होता है, जीवद्रव से श्वसन होता है, और इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। किसमें, तो यूकैरियोटिक में। इसमें 80s पाया जाता है और इसमें 70s, जैसे कि हम अभी जस्ट बताए थे कि इसमें 80s और इसमें 70s पाया जाता है, 70s और 80s पाया जाता है। जिसमें कि ये दोनों में जो रहता है, ये दोनों में कोशिका, ये तो रहेगा सेल, सिलिया फ्लैजेला, डीएनए दोनों में रहता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में डीएनए पाया जाता है। आगे की ओर हम चलते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्या चीज़ कह रहा है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, यानी बिना कोशिका भित्ति वाले कह रहा है, यानी क्या चीज़ हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। किसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, यानी नहीं पाया जाता, बिना कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा। तो किसमें नहीं पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, आपका हो जाएगा लाइसोसोम, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम रिलेट करके हम आपको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाएगा वह किस में पाया जाएगा, दोनों में लगभग पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सबसे पहले ये देखेंगे कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। कोशिका भित्ति के बाद पाया जाएगा पादपों में। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, जिसे हम कहते हैं झिल्ली, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके इसको बना सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। गुणसूत्र, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा करने का मतलब 46 गुणसूत्र होता है किसमें, मानव में। इसकी खोज जो किया था, गुणसूत्र की खोज जो किया था वो किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो वाल्डेयर ने। इसके ऊपरी भाग जो होता है, गुणसूत्र के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। गुणसूत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या चीज़ कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या चीज़ कहते हैं, सेंट्रोसोम। और इसके ऊपरी भाग को क्या चीज़ कहते हैं, तो सैटेलाइट कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, 23, यानी
तेईस जोड़ करने का मतलब 46। इसके खोजो किया था वो कितने के थे बोलते। इसके ऊपरी भाग जो होता है सैटेलाइट का बना होता है। इसका गुणसूत्र के ऊपरी भाग सैटेलाइट का बना होता है। इसका जो मध्य भाग होता है वो किसको बना होता है, सेंट्रोसोम का बना होता है। और इसका जो सबसे निचला भाग होता है या टेलोमर का बना होता है। टेलोमर ये पूछता है गुणसूत्र के ऊपरी भाग किससे बना होता है, तो सैटेलाइट का। गुणसूत्र के मध्य भाग किससे बना होता है, सेंट्रोसोम। और निचला भाग किसका बता, टेलोमर। टेलोमर निचला भाग किसका बना होता है, तो टेलोमर का बना होता है गुणसूत्र का। आगे की जाते हैं, इसके नीचे धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरान कहते हैं। एरान ये नीचे के धागे के समान संरचना पाया जाता है गुणसूत्र। इस तरह से आप डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक। हम बता देते पहले डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक, जो कि आगे हम पढ़ेंगे डीएनए में। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, देखिए हम आपको रिलेट करके बताते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा। जैसे ये आपका हो गया केंद्रक के अंदर पाया जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर पाया जाएगा जीन, जो कि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं जीन पाया जाएगा। और ये डीएनए हो गया, डीएनए ये हो गया आपका क्या चीज़ हो जाएगा, यानी जीन हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा, और ये आपका केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ हो जाएगा, आपका डीएनए के अंदर जीन। इस तरह से पाया जाता है आपका, क्योंकि ये पूछता है कि केंद्रक के अंदर मतलब कौन सा पाया जाता है, सबसे छोटा भाग क्या चीज़ होता है, तो जीन। सबसे छोटा क्या चीज़ हो जाएगा, जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन से ही जो है माता पिता के गुण निर्धारित होता है। किससे, तो जीन से। क्योंकि जीन से बड़ा कौन होता है, डीएनए से बड़ा कौन होता है, क्रोमोसोम से बड़ा केंद्रक। क्योंकि केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन, यानी क्या चीज़, ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को ही, क्योंकि हम पिछले पढ़ा दिए थे। जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। जीन किसका आनुवंशिक, यानी जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का। जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। ये पूछता है जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। बहुत भी आई है, जीन किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का। जीन किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। जीन की खोज किसने किया था, जोहानसन। जीन का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। जीन का खोज किसने किया था, तो जीन का खोज किसने किया था, तो जोहानसन। अभी हम जस्ट बताए थे जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन। और जीन को ही न्यूक्लियोटाइड कहा था। अभी जैसे हम बताए थे कि यानी केंद्रक के अंदर डीएनए, यानी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिए तो आज अच्छा से रहेगा। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें हम चलते हैं क्रोमोसोम। मेल में क्रोमोसोम कितना होता है, 46। फीमेल में 46 होता है। मेल में XY और फीमेल में XY, यानी 44 और XY, यानी 46 दो 44 XY। यानी इसी से जो है ना आता है आपका, जैसे कि जब दोनों में मेल में 46 फीमेल में भी 44, यानी मेल में XY और फीमेल में XX पाया जाता है। यानी यस क्रोमोसोम मेल में 1 0, यानी एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम दोनों जब हो जाता है तो 0 हो जाएगा। फीमेल में 2 -1, यानी 1। इतना इसमें कुछ नहीं है। कुछ जीवों में क्रोमोसोम की यानी संख्या जो कि निर्धारित है। जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना, 1। मच्छरों में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14। ये पूछता है आपका मटर में कितना क्रोमोसोम की संख्या है, तो 14। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16, नींबू में 18, 36, मक्का में 20, टमाटर में 14, टमाटर में कितना हो जाता है, 24। मेढक में कितना, 26, मेढक में 26। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाएगा, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटस में, जो कि 1600 क्रोमोसोम पाया जाता है। सर्वाधिक क्रोमोसोम की संख्या किसमें पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटस में, जो कि ये सब भी आपको याद रखना हो। चूहा में कितना पाया जाता है, तो 46। ये पूछता है। खरगोश वगैरह मानव में तो ये 46 हो ही जाएगा। चूहा में कितना, 40। चूहा में क्रोमोसोम की संख्या 40। आलू में कितना पाया जाता है, 48। चिंपैंजी में, जिसे कहते हैं चिंपैंजी में कितना पाया जाता है, तो 48। तम्बाकू में 48। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 क्रोमोसोम की संख्या। कबूतर में 80। केंद्रक न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल
न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए। डीएनए सबसे पहले हम चलते हैं डीएनए, डबल हाइड्रो यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका डीएनए का फुल फॉर्म क्या चीज़ हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक जैसे कहते हैं सेंटर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अभी हम जैसे बताते हैं केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, इस तरह से पाया जाता है आपका केंद्रक यानी जीन। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केंद्रक में पाया जाता है कौन, तो डीएनए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसके श्रृंखला जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। किसका, डीएनए के श्रृंखला जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पूछता है कि डीएनए की श्रृंखला कैसी होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। किसका, ये पूछता है कि डीएनए की श्रृंखला कैसा होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, बहुत बेरिया होता है। डीएनए में किसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व। डीएनए में क्या चीज़ पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व पाया जाता है। किसमें, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व। और ये भी पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए जो बनाता है वो किसका बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। ये भी आपको पूछता है। चलते हैं आगे की तरफ। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड फास्फोरस। डीएनए में क्या चीज़ पाया जाता है, तो फास्फोरस यानी फास्फोरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस तत्व, जिसे भी कह सकते हैं फास्फोरस तत्व। डीएनए डबल डीएनए का फुल फॉर्म क्या चाहिए हम बताए थे, डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो अवलोकन किया था कॉल्सबर्ग ने किया था, अवलोकन कॉल्सबर्ग ने किया था। बट प्रयोगशाला में जो वह देखा था, वो किसने देखा था, तो हरगोविंद खुराना ने देखा था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने देखा था, तो हरगोविंद खुराना ने। बट इसका अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था, तो कॉल्सबर्ग ने किया था। इसका अवलोकन सर्वप्रथम कॉल्सबर्ग ने किया था। डीएनए का प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम देखा था वो हरगोविंद खुराना ने देखा था। किसने देखा था, तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना। ये पूछता है बहुत भी आया। डीएनए का अवलोकन जो किया था, अवलोकन किया था कॉल्सबर्ग, बट इसका जो प्रयोगशाला में देखा था वो किसने देखा था, तो हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए की संरचना जो डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है, जिसकी यानी डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1962 में। पूछता है, ये भी पूछता है कि जो डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड जो मॉडल जो मतलब दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, उसको नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो 1962 में दिया गया था। कब, 1962 में। किसको, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1962 में। यह डीएनए कैसा संरचना है, तो डबल यानी स्टैंडर्ड यानी संरचना है। आगे की ओर चलते हैं। एडेनिन थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यानी इस तरह से आप रखिए ATGC, AT यानी डबल, GC यानी ट्रिपल। इस तरह से आप याद रखिए ATGC यानी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ATGC आप रखिए, ATGC। इस तरह से टिक याद रखिए, ATGC किस में, डीएनए में पाया जाता है ATGC। जबकि आपका हो जाएगा आरएनए में जब पूछेगा तो AUGC हो जाएगा, यानी यूरेसिल। यहाँ पर सिर्फ टी के जगह पर यू हो जाएगा। किसमें, तो आरएनए में। ये डीएनए में पाया जाता है ATGC यानी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ये किस में पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है। अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होता है, तो डीएनए। अनुवांशिक जो गुण होता है वह उसका वाहक कौन होता है, तो डीएनए। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। यानी डीएनए अनुक्रम में जीन को जो चिन्हित करते हैं, डीएनए के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है, जीन। डीएनए के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है, तो जीन। और डीएनए से बड़ा कौन होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से बड़ा कौन होता है, केंद्रक। इस तरह से हम आपको पिछले कुछ अभी जस्ट बताए थे। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को जीन कहा जाता है। जो डीएनए भाग में जो प्रोटीन की जानकारी जो प्रदान करता है कि प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा, इसकी जो जानकारी मिलता है, प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, भाग को जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को क्या चीज़ कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। क्योंकि डीएनए के अंदर जो है जीन पाया जाता है।
डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस क्या चीज़ होता है? थायमिन। जैसे एटीजीसी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यही होता है नाइट्रोजन बेस थायमिन। क्योंकि यहीं पर आरएनए में बदल जाता है, थायमिन के जगह पर हो जाता है यूरेसिल, AUGC। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थापित किया गया है, क्योंकि उसमें जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद मतलब है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब है क्योंकि उसमें अगर जो हम बाल से भी डीएनए पता कर सकते हैं कि मतलब जैसे किसी का जो बाल गिर गया तो उससे भी हम उसका डीएनए पता चल जाता है। इसी के जो हैदराबाद में स्थापित किया गया, इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियाँ सुलझाने के लिए किया जाता है। इन गुत्थियाँ कुछ आपराधिक मामले जो करता है उनको सुलझाने के लिए साधारण रूप में किया जाता है। जैसे कि बताए थे अभी रक्त, बाल हो गया, जैसे हम बताए थे लार हो गया, लार से भी पता कर सकते हैं। नाखून, किसी और नाखून काट के फेंक देता है तो उसमें भी आपराधिक मामलों से हम पता कर सकते हैं। कोशिका स्रोतों के द्वारा डीएनए पहचाना जा सकता है। इसके यानी इन सभी के द्वारा डीएनए पहचाना जा सकता है। फिंगरप्रिंटिंग कहाँ? तो हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किया गया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो वाटसन ने उन्हें कब नोबेल प्राइज़ मिला था? तो 1962 में। 1962 में हम अभी बता दिए थे। अब आते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। उसकी संरचना जो सिंगल स्टैंडर्ड होती है उसका कैसा था? तो डबल स्टैंडर्ड था। डबल स्टैंडर्ड किसका? डीएनए का डबल स्टैंडर्ड। राइबोस शुगर पाया जाता है। आरएनए से ही पता चला, आर से राइबोस शुगर, इसमें जो पाया जाता है वो राइबोस शुगर पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। हम जो अभी बताए थे पिछले क्लास में कि अभी जस्ट हम बताए पीछे कि AUGC, ATGC उसमें था। ATGC किसमें था? तो डीएनए में ATGC था, जो कि AT डबल GC ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें आरएनए में हो जाएगा आपका AUGC, टी के जगह पर जस्ट बदल जाएगा, टी के जगह पर AUGC, वही बॉन्ड वही रहेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वही रहेगा। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन का संश्लेषण निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए। जबकि डीएनए के अंदर जो है प्रोटीन को कौन अति करता है? तो अभी हम बताए थे जीन। डीएनए के अंदर जो प्रोटीन को कौन अति करता है, पहचानता है, यानी अति करता है, ऑब्जर्व करता है, तो डीएनए के अंदर कौन? तो जीन। ये 3 प्रकार के होते हैं आरएनए, 3 प्रकार के, mRNA, tRNA, rRNA। mRNA, tRNA, rRNA। एम से पता चल रहा है कि मैसेंजर यानी मैसेज पहुंचाएगा। टी से पता ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफ़र करेगा कहीं दूसरे जगह पर। आर से सिंपल, आर से आपको हम देखेंगे आरएनए के जो होता है कैसा होता है? इस टाइप में होता है। बस डीएनए का जो मॉडल होता है डबल हेलिक्स, इस तरह से डीएनए का आपका यानी इस तरह से कीजिए ना, डबल हेलिक्स मॉडल पाया जाता है डीएनए में, जबकि आरएनए में सिंगल यानी स्टैंडर्ड मॉडल, सिंगल यानी बॉन्ड। चलते हैं मैसेंजर आरएनए। यह एमिनो एसिड, ये आवश्यक एमिनो एसिड, यह यानी mRNA जो है एमिनो एसिड का ये आवश्यक पहचान करता है। यह क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में यह mRNA का निर्माण करता है, यानी वही मतलब परिवहन का काम, मैसेंजर पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? तो mRNA। ट्रांसफर आरएनए, tRNA एमिनो एसिड का परिवहन करने का काम करता है। परिवहन यानी ट्रांसफर, कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर किसको? एमिनो एसिड को परिवहन करने का काम करता है कौन? तो mRNA। आरएनए ये प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। आर से राइबोसोम, जिसे कहते हैं राइबोसोम के अंतर्गत हम जो कि पिछले में बताए थे कि राइबोसोम और प्रोटीन का निर्माण कौन करता था। वहाँ पर हम बताए थे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर में हम आपको बताए थे सेल में ही, जो कि पिछला क्लास में बताए थे। इसका 2 भाग था, एगो स्मॉथ ईआर, एगो रफ ईआर। रफ ईआर में जो पाया गया था वो राइबोसोम और प्रोटीन पाया गया था। यही राइबोसोम का 2 भाग था, 70S, एगो 80S, हम जो कि पिछले क्लास में बता दिए थे। 20 एमिनो अम्ल यानी 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आरएनए। 20 एमिनो एसिड पाया जाता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ये याद रखिएगा। आरएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन हो गया और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि ये उलट रहा है तो यहाँ रिवर्स लगाना जरूरी है। उल्टेगा तो रिवर्स लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका। चलते हैं डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या चीज़ कहलाता है? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसलेट कहलाता है, ट्रांसलेट। जबकि डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जबकि आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आपका हो जाएगा आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये इस तरह से हम आगे भी रिवाइजिंग आगे भी इसी प्रकार से रिवाइजिंग करेंगे तो हो जाएगा, आगे भी रिपीट होते रहेगा, टेंशन मत लीजिए। कोशिका विभाजन, जैसे कहते हैं सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी एक कोशिका टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण हो जाना क्या चीज कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है, कोशिका विभाजन का कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। जैसे कि ये कोशिका है, इस कोशिका का जो विभाजन हो रहा है, इसे हम कहेंगे मदर सेल। तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका, ये जो बनता है विभाजन के बाद जो बन रहा है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। चलते हैं आगे की तरफ। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में जो कोशिका विभाजन है वो कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। बस पादपों में इसे हम पहले भी बताते सेल प्लेट करता है। पादपों में कौन करता है? तो सेल प्लेट। इसे हम पहले भी बता चुके थे कि पादपों में कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। पादपों में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेल प्लेट। पादपों में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट। पादपों में कौन करता है कोशिका विभाजन? तो सेल प्लेट। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के करता है, समसूत्री, असूत्री एवं अर्धसूत्री। असूत्री जिसे कहते हैं एमिटोसिस, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। ये इंग्लिश भी कभी कभी पूछ देता है इसमें कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में, जिसमें हम पहला चलते हैं असूत्री विभाजन एमिटोसिस। इसमें कोशिका 2 भागों में टूट जाता है। असूत्री विभाजन में कोशिका 2 भागों में टूट जाता है। यह विभाजन होता है जीवाणु, विषाणु वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह इसी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि जीवाणु, विषाणु वगैरह जैसे कोरोना वायरस वगैरह ये प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। सबसे आसान विभाजन करता है, या सबसे आसान विभाजन, ये बहुत ज़्यादा विभाजन हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कोरोना में क्योंकि उसका कोरोना में विभाजन इतना तेज़ी से हो रहा था, यानी कोरोना का जो बहुत तेज़ी से यानी उसे क्या चीज़ कहते हैं निर्माण हो रहा था, क्योंकि उससे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, क्योंकि कोरोना में असूत्री विभाजन हो रहा था। इस प्रकार विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, जिससे आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में टूट जाता है। ये आपका अमीबा अमीबा क्या चीज़ होता है कि धीरे धीरे ये होके पतला हो जाता है, और ये भोजन का जो निर्माण, ये भोजन यानी मदर सेल धीरे धीरे टूट जाती है, तो यही कहलाता है। जैसा कि अभी हम जस्ट पीछे बताते कि मदर सेल उसे कहते हैं जो एक कोशिका ये 2 भागों में टूट जाती है, यही जो कहलाती है मदर सेल। पर जो टूटती है उसे कहते हैं डॉटर सेल। हम जस्ट अभी पहले बताए थे, जिसमें समसूत्री विभाजन चलते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका उसे कहा जाता है, ये 99% में होता है, यानी कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका कहते हैं समसूत्री विभाजन, जिसमें जनन करने की क्षमता जिसमें होता है उसी को कहते हैं कायिक कोशिका। जनन कोशिका लगभग 1% को छोड़कर पूरा कायिक कोशिका का बना होता है। 1% जनन कोशिका को छोड़कर मात्र 1% सिर्फ जनन कोशिका में होता है, कौन? समसूत्री विभाजन। बट 99% होता है वह कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका का बना होता है पूरा शरीर। इसमें मदर सेल तथा एक मदर सेल और 2 डॉटर सेल, जैसे अभी जस्ट हम पहले बताते 2 जो टूटता है इसी को कहा जाता है मदर सेल, बट ये जो टूटता है इसे कहते हैं डॉटर सेल। चलते हैं आगे की तरफ। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। दोनों ही जो डॉटर सेल बन रहा है, दोनों टूट कर जो डॉटर सेल बन रहा है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी रहेगा 23, इसमें भी 23, अगर 46 है तो इसमें भी 46, इसमें भी 46, इस तरह से रहता है। क्योंकि ये जो जैसे 46 है मनुष्य में, इसमें 46 है, यक्स जो रहता है और यक्स वाई,
इससे कोई एक लेगा और इससे कोई लेगा। जैसे यक्स आया उठ के तो यक्स, यहाँ से भी यक्स आया तो यक्स, यक्स यानी लड़की होगी। अगर जो यहाँ से एक्स आया और यहाँ से अगर जो वाई आया तो यक्स वाई यानी लड़का होगा। इस तरह से मतलब यही बोल रहा था डॉक्टर सेल मदर सेल का। इसकी 5 अवस्थाएं पाई जाती है। इसकी 5 अवस्थाएं इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। यह कभी कभार पूछ देता है एग्जाम वगैरह में, बट उतना नहीं पूछता है, थोड़ा मोड़ा पूछ देता है। इंटरफेज यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेज कोशिका की सबसे यानी सबसे बड़ी अवस्था होती है इंटरफेज। इंटरफेज इंटर जैसी करोगे इस तरह से मतलब रिलेट करके याद रखिए कि इंटर जैसी करिएगा तो यानी बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा अवस्था में। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। कुछ में इंटरफेज में डीएनए का निर्माण, इसमें क्रोमोसोम अलग हो जाता है। क्रोमोसोम अलग किसमें होता है तो इंटरफेज में। प्रोफेज इसमें सब सिलेंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का बना होता है। सिलेंडर फाइबर इसे कहते हैं निर्माण प्रारंभ करता है। केंद्रक का विभाजन हो जाता है किसमें प्रोफेज में। प्रोफेज में केंद्रक का विभाजन यानी हो जाता है किसमें प्रोफेज में। मेटाफेज इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। पूछेगा आपसे कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ कहाँ होता है तो प्रोफेज में होगा। बट अगर जो पूछेगा आपसे कि स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण कहाँ हो जाता है तो मेटाफेज में हो जाएगा। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण कहाँ हो जाता है तो मेटाफेज में। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है कौन तो मेटाफेज। एनाफेज यह सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुव क्रोमोसोम कोशिका के अंग दोनों ध्रुवों की। यह सबसे छोटा कौन सा एनाफेज सबसे छोटा हो जाएगा आपका। टेलोफेज यह अंतिम अवस्था होता है। टेलोफेज यह अंतिम अवस्था कौन है तो टेलोफेज। टेलोफेज सबसे अंतिम अवस्था है। इनमें कोशिका विभाजन कार्य पूर्ण हो जाता है। कोशिका विभाजन कार्य पूछेगा आपको कोशिका विभाजन कार्य पूर्ण कहाँ हो जाता है तो टेलोफेज में। अब बोलिएगा टेलोफेज कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। स्प्लेंडर फाइबर गायब हो चुका है। कहाँ स्प्लेंडर फाइबर गायब हो चुका होता है तो टेलोफेज में। बट स्प्लेंडर फाइबर का जो मतलब पूर्ण कहाँ होता है तो मेटाफेज में। स्प्लेंडर फाइबर का पूर्ण कहाँ होता है तो मेटाफेज में। बट प्रारंभ कहाँ होता है तो प्रोफेज में हो जाएगा आपका प्रोफेज में। कोशिका में होने वाले निरंतर जो टूट फूट की भरपाई जो करता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा किया जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई कौन करता है तो समसूत्री विभाजन। कोशिका में जो होने वाले टूट फूट जैसे कि हम बताए थे कोशिका में बहुत सारा पाया जाता है। जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, यहाँ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब के अंतर्गत जो टूट फूट की क्रिया होती है जो भरपाई करता है वो कौन करता है तो समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। चलते हैं आगे की ओर। आप सभी लोग कल जरूर देखेंगे कि हमारा सूर्य अभियान यानी आदित्य 1 हमारा सूर्य पर यानी लगभग कितना 4 महीना में लगभग पहुंचेगा, तय करेगा दूरी बहुत, क्योंकि वहाँ पे लगभग 1.33 मिलियन दूरी है कहाँ पृथ्वी से सूर्य। चलते हैं हम आते हैं अपने विषय पर। छिपकली तथा चूहों का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। समसूत्री विभाजन द्वारा छिपकली और चूहों का पूंछ कौन सा विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है तो समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा, क्योंकि समसूत्री विभाजन जन्म कोशिका का कायिक प्रवर्धन बहुत ज़्यादा होता है। कायिक प्रवर्धन भी बहुत ज़्यादा किसमें होता है समसूत्री विभाजन में। और छिपकली और चूहा में क्या चीज़ तो सेंट्रोसोम पाया जाता है। बहुत जल्दी भी विकास हो जाता है उसका पूँछ, क्योंकि वो छिपकली का पूँछ मतलब छिपकली का पूँछ अगर जब पकड़िएगा जैसे चूहा का पूँछ पकड़िएगा तो वो अपना पूँछ छोड़ कर वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि दोबारा हम उसको मतलब विकसित कर लेंगे। चलते आगे। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा किया जाता है। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई कौन करता है तो समसूत्री विभाजन, क्योंकि जनन कोशिका होता है कायिक प्रवर्धन बहुत जल्दी विकसित किया जाता है कौन यानी बहुत सबसे ज़्यादा जो विभाजन होता है कौन किस में होता है तो असूत्री विभाजन, क्योंकि वह पाया जाता है किसमें जैसे कोरोना वगैरह वायरस वगैरह में पाया जाता है। वो बहुत जल्दी तेज़ी से यानी फैलता है कि वो कौन सा सूत्री होता है तो असूत्री विभाजन। छिपकली तथा चूहा का पुष्प समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। यह हम जस्ट पढ़ाए थे। अर्धसूत्री विभाजन। चलते हैं अर्धसूत्री में। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है।
क्या चीज़, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि हम देखे थे समसूत्री विभाजन में एक कायिक कोशिका में होता था। समसूत्री विभाजन में सिर्फ कायिक कोशिका में होता था 99%, बट 1% जनन कोशिका में, बट नाई के बराबर। तो मानिए 99% जो होता आपका ये किसके, कायिक प्रवर्धन यानी समसूत्री विभाजन में। असूत्री विभाजन में बहुत तेजी से कोशिका में, जैसे वायरस वगैरह में असूत्री विभाजन होता था। अर्धसूत्री चलते हैं। अर्धसूत्री केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री केवल जनन कोशिका में होता है। केवल जनन कोशिका में कौन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन ओवम स्पर्म में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। हाँ भाई, ये तो है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जैसे कि पुरुष से 46 है, महिला से 46 है। इससे जब भी संतान जो उत्पन्न होगा इससे यानी 23 लेगा, यानी इससे कितना 44 जोड़ यक्स रहेगा, और इससे 44 जोड़ यक्स वाई रहेगा, तो इससे 22 लेगा और इससे 22 लेगा, तो 22 44 हो जाएगा। एगो इसमें यक्स उठाएगा या फिर इसमें यक्स या वाई उठाएगा, तो 44 और 2 46 हो जाएगा। इस तरह से यानी आधी हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। किसमें, कौन सा विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में। ये पूछता है इस तरह से। इसमें एक मातृ कोशिका तथा 4 पुत्री कोशिकाओं में बटा होता है। एक मातृ कोशिका, एक मदर सेल और एक यानी 4 सन सेल जिसे कहते हैं पुत्री सेल, डॉटर सेल में बटा हुआ होता है। इनमें क्रॉसिंग जो ओवर की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर, अभी हम जस्ट बताएंगे क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ होता है। इसमें प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। प्रोफेज हम अभी जस्ट बताते हैं। प्रोफेज और मेटाफेज क्या चीज़ होता है, तो प्रोफेज उसे कहा गया था। प्रोफेज, मेटाफेज अभी हम बताए। प्रोफेज यानी स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है। किसमें, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है। किसमें, तो प्रोफेज में। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। क्या चीज़, प्रोफेज अवस्था। हाँ, यहाँ पर जैसे हम कुछ अभी पहले भी हम बताए थे कि मेल में 46 पाया जाता है, जिसमें 44 को हो गया और 2 यानी यक्स वाई। अब फीमेल हो गया आपका यक्स 44, यानी इससे लेगा 22, इससे लेगा 22, आधा आधी, क्योंकि आधा इसमें से बटेगा आधा इससे, तो 22 44 हो जाएगा। और इससे लेगा एगो और इससे लेगा एगो, यानी यक्स लेगा तो यहाँ से या फिर यहाँ यक्स वाई में से कोई एक यहाँ आएगा या यहाँ यक्स में से कोई एक यहाँ आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 44 और 2 यहाँ कितना 46। अगर जो यक्स होगा तो गर्ल्स, अगर यक्स वाई होगा तो बॉय। बाई जहाँ जाएगा तो बॉय, जैसे नहीं कहते बी ओ वाई, बाई जहाँ गया तो बॉय हो जाएगा आपका। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में यह क्रोमोसोम प्रभावित होता है। जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, जिसका कलर ब्लाइंडनेस है, अगर जो किसी के मतलब माता का कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका पुत्र का भी हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, और उसका क्या चीज़ बेटी का भी, यानी उसका पुत्री का भी हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। बट अगर जो किसी पुरुष का है तो उसका सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस जो होगा वह सिर्फ पुत्री का होगा, बट पुत्र का नहीं होगा। पुत्र का जो होगा वह नहीं होगा कलर ब्लाइंडनेस। किसी अगर जो पुरुष का है तो कलर ब्लाइंडनेस। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को ही सिंड्रोम कहा जाता है। शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 45 हो जाती है। 46 की जगह पर 45 हो जाती है, यानी 1 घट जाती है। किसमें, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 1 घट जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में पाया जाता है, यानी केवल स्त्री में पाया जाता है। क्या, टर्नर सिंड्रोम। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है। टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है, बेडोल की तरह होता है। इसमें बांझपन देखा जाता है, बांझपन। टर्नर सिंड्रोम में क्या चीज़, एगो घट जाता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में एगो बढ़ जाता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम 46 की जगह पर क्या चीज़ हो जाएगा 47, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रहा है। किसमें, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। नपुंसक कहने का मतलब है कि वो मतलब संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं नपुंसक। डाउन सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47, इसमें भी बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम दोनों में जो होता है वो क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाती है, 46 की जगह पर 47 हो जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। क्या चीज़, डाउन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों में देखा जा सकता है। इसमें शरीर जो बेडोल हो जाता है, शरीर जो बेडोल ढंग का हो जाता है। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। जीभ और होंठ जो होता है मोटा मोटा, जिसको किसी को देखिएगा कि आपको, किसी को आप देखिएगा जीभ और होंठ मोटा रहेगा,
तो उसका मतलब शरीर बेडोल हो जाएगा। मंदबुद्धि, ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको मंदबुद्धि है, बट ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम है उसको कहते हैं मंगोलाइड। पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में भी एक बढ़ जाती है। मेल फीमेल दोनों में ही हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। इसमें पटाउ सिंड्रोम में व्यक्ति जो है मंदबुद्धि हो जाता है और उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। इसके ऊपर का होंठ जो होता है ना वो कटानियन होता है। किसमें? तो पटाउ सिंड्रोम में। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, पूछा था बहुत भैया। ये वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसमें दे दिया गया था, उसमें ऑप्शन में दे दिया था, मतलब पूछा था कि कौन निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन में एक तो दे दिया था आपका वायरस। तो कौन नहीं पालन करता है? तो वायरस जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। एक बार सिंड्रोम देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या चीज़ हम देखे थे? टर्नर सिंड्रोम में एगो घट गया था यानी 45 हो गया था। टर्नर सिंड्रोम में एगो घट गया था यानी 45। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में एगो बढ़ गया था यानी 47 हो गया था। डाउन सिंड्रोम में एगो बढ़ गया था यानी 47 हो गया था। यानी कि आप इस तरह से याद रखिए कि सिर्फ एगो छोड़कर टर्नर सिंड्रोम, सिर्फ टर्नर याद रखिए। टर्नर में सिर्फ एगो घटता है, बाकी बस सब में एक एक बढ़ता है। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ 45 होता है। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ 45 यानी टर्नर सिंड्रोम में एक घटता है। बट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47, डाउन सिंड्रोम में 47, पटाउ सिंड्रोम में 47, यानी सब में एक एक बढ़ जाता है। सब में एक एक बढ़ जाता है। इसी तरह से यानी सब में एक एक बढ़ जाता है। कौन सा कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो आपका वायरस। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? तो वायरस। चलते हैं, इस वीडियो को जो देखें सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। आज यहीं तक, बाकी बात कल। आज यहीं तक रहने देते हैं।